हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है तुम सभी लोगों का लर्न्स ब्राइट यूट्यूब चैनल के अंदर। वेलकम टू दी अनदर लेक्चर। इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज, एक छोटे से येट एक इंपॉर्टेंट से चैप्टर को, जिसको हम लोग एक रिवीजन फॉर्म में कवर करेंगे। मतलब अगले 20 मिनट के अंदर हम इस पूरे चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। इसका जो डिटेल लेक्चर है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, चैनल पे पहले ही आ चुका है ना। इसके डिटेल लेक्चर्स पड़े हुए हैं, इस चैप्टर का लेक्चर है, तो हम लोग अब इसको रिवीजन में खत्म करेंगे। और अब आपका अक्टूबर आ चुका है, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट आपके अब प्री बोर्ड्स स्टार्ट हो चुके होंगे। तो अब अगर आप लोग डिटेल लेक्चर की तरफ जा रहे हो तो ये आपके लिए एक बहुत गलत मूव है। आपको जो चैप्टर थोड़ा हार्ड लग रहा है उसके लिए आप डिटेल लेक्चर में जा सकते हो, लेकिन ये चैप्टर बहुत ईजी है, इसमें आपको डिटेल लेक्चर में जाने की जरूरत ही नहीं है। इसको आप रिवीजन लेक्चर देख लो, एनसीईआरटी रीड कर लो, हो गया, ठीक है। ये बेसिकली ये जो वीडियो है इसमें आप लोग को फेसलेस वीडियो है, फेस आपको दिखाई नहीं देगा मेरा, तो इस रीजन से आपको कहीं भी नहीं देखना, स्क्रीन पे देखना ही नहीं है। फोन को साइड में रख दो, कानों में ईयरफोन लगा दो एंड बातों को सुन के बस कनेक्ट करने की और फील करने की कोशिश करो। अगर आप इस लेक्चर को, अगर आप इस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना, आपने अब से पहले इस चैप्टर को पढ़ा ही नहीं है, फिर भी आप ये लेक्चर देख सकते हो, आपको पूरी तरीके से अच्छे समझ में आएगा। ये लेक्चर देखने के बाद आप बस जो है एक बार जाकर के अपनी एनसीईआरटी पढ़ लेना, आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। और ये चैप्टर बहुत ईजी है। इस चैप्टर में बेसिकली हम बात करने हैं अब पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। अब हम सब जानते हैं कि लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल में, ठीक है, हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, जिसमें बहुत सारी गवर्नमेंट्स, बहुत सारी पार्टीज, बहुत सारी अलग अलग पार्टीज अलग अलग रीजन से आती हैं एंड अलायंसेस बना करके अपना कैंडिडेट खड़ा करके जो है लड़ती है, इलेक्शंस लड़ती है। और इन सभी पार्टीज में से जो हमारी पब्लिक है, पब्लिक जनता, हम सब लोग, ठीक है, आप तो नहीं बट हम सब लोग जो है वोट दे करके, है ना, आपके पेरेंट्स, दीदी भैया, है ना, वोट दे करके उन पार्टीज में से किसी एक पार्टी को जिता देते हैं, है ना, और वो पार्टी जीत करके अपनी गवर्नमेंट बनाती है, इन शॉर्ट अपनी पावर में आती है। तो जो ये पार्टीज लड़ रही हैं, जो ये पार्टीज इलेक्शन लड़ रही हैं, तो ये पार्टीज क्या है? ये पार्टीज ही पॉलिटिकल पार्टीज है। और डेफिनेशन पढ़ो, पॉलिटिकल पार्टीज क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, ये एक लोगों का समूह है ना, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, बहुत सारे लोग, है ना, बहुत सारे लोग साथ में आते हैं और इलेक्शंस लड़ते हैं, ठीक है, इलेक्शंस करवाते हैं, और इनमें से जो जीत जाता है ना, वो पावर होल्ड करता है और गवर्नमेंट बनाता है। पावर होल्ड करके गवर्नमेंट बनाने का मतलब है सिर्फ गवर्नमेंट बनाता है, तो गवर्नमेंट बनाने के बाद पावर तो आई जाती है। तो इसका मतलब वही, तो इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि पॉलिटिकल पार्टी का होता है, इसमें एक ग्रुप ऑफ पीपल है, वो लोग साथ में आते हैं और इलेक्शंस कंटेस्ट इलेक्शंस करते हैं, है ना, इलेक्शंस करते हैं, और उसमें से जो जीतता है वो गवर्नमेंट बना के पावर होल्ड करता है। ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज में होते कौन कौन है? तो पहले जिसको एक पॉलिटिकल पार्टी है, सपोज कर लो इसका नाम है मिस्टर ए, ठीक है, मिस्टर ए पार्टी है ना, हमारे पास नाम नहीं आया तो हमने मिस्टर ए नाम रख दिया, मिस्टर ए पार्टी का नाम, है ना। अब मिस्टर ए जो पार्टी है, अब इस पार्टी का कोई ना कोई तो लीडर होगा, ठीक है, जो इस पार्टी को पूरा कंट्रोल करेगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है। और उस पार्टी के अंदर कुछ होते हैं एक्टिव मेंबर्स। अभी एक्टिव मेंबर्स करते क्या, ठीक है, अब हम सब जानते हैं कि जब इलेक्शंस आ रहे होते हैं, हाँ, तब ये पॉलिटिकल पार्टीज आती है ना, और बताती हैं कि अगर आपने हमें वोट करा, देखो देखो सुनो, आप हमें वोट करो, है ना, अगर आप हमें वोट करोगे ना, तो हम आपके घर में बिजली 24 घंटा फ्री कर देंगे, है ना, पानी का सप्लाई फ्री कर देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पावर कट कभी होगा ही नहीं आपके घरों में, है ना। ऐसे आपको फैसिलिटीज देते हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज, ताकि इन पार्टीज को आप जाकर वोट करो, है ना, और वोट करके इन पार्टीज को जिताओ, ताकि गवर्नमेंट बना सके और इन्होंने जो प्रोमिस करें आपके पास, है ना, उन्हें फुलफिल कर सके। तो बेसिकली ये जो पॉलिसीज होती हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज जो अपनी पॉलिसीज रखती हैं लोगों के सामने कि हम आपके लिए ये काम करेंगे, है ना, इसके बारे में लोगों को बताता कौन है, जागरूक कौन करता है, इसके बारे में लोगों को मालूम कैसे पड़ता है, उसको बताने का काम करते हैं एक्टिव मेंबर्स। ये एक्टिव मेंबर्स जाते हैं और हर इंसान को, है ना, लोगों को बताते हैं कि हमारी पार्टी को अगर आप वोट दोगे तो हमारी पार्टी आपके लिए ये काम करेगी, अगर हमारी पार्टी जीतती है तो आपके लिए इतना बेनिफिशियल ये हो सकता है, ठीक है। कुछ फॉलोअर्स होते हैं, ऑब्वियसली अब कोई पार्टी है तो उससे कुछ फॉलोअर्स होंगे, जैसे आप आम जनता, ठीक है, आप लोगों, आम जनता किसी एक पार्टी को फॉलो करते हो तो आप उसके फॉलोअर हो गए, ठीक है। अभी पॉलिटिकल पार्टी करती क्या है, इसके फंक्शंस क्या, ठीक है, देखो आपके ना टेक्स्ट बुक में ना बहुत बड़ा बड़ा लिखा होगा, है ना, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस पॉइंट समझ लेना है ना, आप खुद का अंदर का माल मसाला बना सकते हो, ठीक है। तो देखो अब पॉलिटिकल पार्टी है, हमने डेफिनेशन ही पढ़ लिया कि पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, इलेक्शंस करती है, इलेक्शंस लड़ती है, गवर्नमेंट बनाती है। तो पहला पॉइंट वही है कि कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, है ना, इलेक्शंस करती है, और अगर इलेक्शन कर रही है ना, अगर इलेक्शन लड़ रही है कोई पॉलिटिकल पार्टी, तो पॉलिटिकल पार्टी अगर इलेक्शन लड़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है जीतेगी भी और गवर्नमेंट भी बनाएगी, है ना, हार भी सकती है या जीत भी सकती है। अगर जीत जाती है तो अपनी गवर्नमेंट बनाती है। तो ये पार्टीज फॉर्म्स एंड रन द गवर्नमेंट पार्टीज, ठीक है। अब गवर्नमेंट पार्टीज में एंड पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत फर्क है। देखो गवर्नमेंट पार्टीज वो होती हैं जो कि बेसिकली एक पॉलिटिकल पार्टी ही होती है, लेकिन वो जीत जाती है इलेक्शन, है ना। अगर जब एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, अगर वो इलेक्शन जीत जाए और पावर में आ जाए तो वो एक गवर्नमेंट पार्टी बनाती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट पार्टी एंड पॉलिटिकल पार्टी में बहुत फर्क है, ठीक है। पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, जो हमने बात करा कि अगर आप हमें वोट दोगे तो हम आपको ये फैसिलिटी देंगे, तो उनकी कुछ पॉलिसीज होती हैं एंड उनके कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो पब्लिक के लिए, जो लोगों के लिए, जो लोगों के बेटरमेंट के लिए, जो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, जो कंट्री के बेटरमेंट के लिए वो लोग जो है लाते हैं। पार्टीज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन लॉ मेकिंग ऑफ द फॉर द कंट्री, ठीक है। अब ये पार्टीज जो है ना, कंट्री के लॉ बनाने के लिए भी बहुत बड़ा जो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। पार्टीज आल्सो प्ले एन रोल इन अपोजिशन। अब देखो, अब दो पार्टीज अगर लड़ रही हैं इलेक्शंस, ठीक है, पार्टी ए है एंड पार्टी बी, अगर ए एंड बी पार्टी, अगर पॉलिटिकल पार्टी अगर इलेक्शंस लड़ रही है तो इसमें से जनता जो है किसी एक पार्टी को ही जीतेगी, है ना। अब जरूरी नहीं कि दोनों पार्टी जीत जाए, इनमें से कोई एक पार्टी जीतेगी। सपोज पार्टी ए जीत जाती है और पार्टी बी हार जाती है, तो अगर पार्टी बी हार रही है तो पार्टी बी को हम क्या कहेंगे, अपोजिशन पार्टी। मतलब जो पार्टी जीत जाती है वो गवर्नमेंट पार्टी बनाती है,
ठीक है। और जो पार्टी हार जाती है वो एज एन अपोजिशन वर्क करती है ना। अब अपोजिशन का काम क्या होता है, अगर जो मेन पार्टी जो गवर्नमेंट पार्टी है अगर कोई लॉ ला रही है या कोई काम कर रही है और अगर वो काम गलत है ना, लोगों के लिए नहीं है, ठीक है, वो पार्शियल वर्क है, तो उसमें जो है लोगों की तरफ से आवाज़ उठाने का काम करती है अपोजिशन पार्टी, ठीक है। जहाँ पे भी अगर गवर्नमेंट पार्टी गलत कर रही है तो उन्हें अवेयर करने का काम अपोजिशन पार्टी करती है, ठीक है। अब क्या हमें पॉलिटिकल पार्टीज की नीड है, आर दे वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। तो इसका एक सरल लैंग्वेज में अगर बताऊँ तो येस, सरल लैंग्वेज में बोला जाए तो येस, हमें पॉलिटिकल पार्टीज की नीड है। क्यों है देखते हैं। देखो, विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज, अगर पॉलिटिकल पार्टीज होंगी ही नहीं तो कोई डेमोक्रेसी ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। डेमोक्रेसी ही नहीं होगी, लोग सब अपने आप को ही राजा मानने लग जाएंगे, ठीक है। जहाँ पे जो है डेमोक्रेसी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगे, है ना। और अगर पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं होंगे तो इलेक्शन जब होंगे ना, तब हर एक कैंडिडेट अपने से इंडिपेंडेंटली लड़ेगा। इसका मतलब है अब क्या होता है, अब पॉलिटिकल पार्टीज है तो पॉलिटिकल पार्टीज अपना कैंडिडेट खड़ा करती है, लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी ही नहीं तो जो कैंडिडेट खड़ा होगा लड़ने के लिए वो कैंडिडेट अपने इंडिपेंडेंटली लड़ेगा, ठीक है। जो पावर आएगी, अगर वो कैंडिडेट जीत जाता है इलेक्शन, तो जो कैंडिडेट इलेक्शन जीतता है अब पूरी की पूरी पावर उस कैंडिडेट, उस अकेले इंसान के पास होगी, है ना, उस अकेले इंसान के पास होगी। जबकि अब अगर अब जो अभी चल रहा है, अगर विदाउट पॉलिटिकल, अगर विद पॉलिटिकल पार्टी हो, है ना, तो पॉलिटिकल पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा करती है, ठीक है। अगर वो कैंडिडेट जीत जाता है इलेक्शन तो जितना भी पावर है, जो पावर जीतती है, हाँ, वो पावर जो आता है वो पॉलिटिकल पार्टी के पास आता है, वो पॉलिटिकल पार्टी अपनी गवर्नमेंट बनाती है, ना कि वो जो इंडिविजुअल कैंडिडेट है वो, ठीक है, वो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है बस। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी होगी ही नहीं तो कैंडिडेट जो होंगे ना वो इलेक्शंस लड़ेंगे इंडिपेंडेंटली, अपने आप से इलेक्शंस लड़ेंगे, ठीक है। और अगर वो जीतते हैं सारा का सारा जो पावर है ना वो लिमिटेड हो जाएगा, मतलब लिमिटेडली वो एक अकेले कैंडिडेट के पास से पूरी पावर होगी, तो वो जो चाहे वो मर्जी कर सकता है, ठीक है। नो यूनिफॉर्म डिसीजंस इन द कंट्री, सिंपल, नो वन इज रिस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर द कंट्रीज इंटरेस्ट। अगर कोई अकेला इंसान जो है यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहा है और वो जीत जाता है तो उस अकेले के पास पूरी पावर होगी, तो कोई भी कंट्री को देखेगा नहीं, सब अपना बेटरमेंट मानेंगे। जो जीतेगा वो कैंडिडेट सिर्फ अपने लिए जीतेगा, ठीक है। वो ये सोचेगा कि भाई अब मेरे पास पैसे आ जाए, है ना, मैं अमीर बन जाऊँ बस हो गया, है ना, मेरे पास पावर हो बस हो गया, मैं कंट्री के लिए कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अब हमने मैं तुम्हें एक शॉर्ट में बता दिया कि अपोजिशन का रोल क्या होता है, लेकिन तो इसको डिटेल में समझना है ना, तो अपोजिशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होगा ना उतना ज़्यादा बेटर होता है कंट्री के लिए, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होगा, अपोजिशन के पास जितनी ज़्यादा पावर होगी उतना वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट पार्टी है, अगर वो कुछ गलत कर रही है ना, कुछ पार्शियल कर रही है, कुछ ऐसा कर रही है जो लोगों के लिए ठीक नहीं है ना, उसके लिए जो आवाज़ उठाने का काम है वो अपोजिशन पार्टी करती है, जो मैंने तुमको कहा, है ना। अब अगर अपोजिशन पार्टी के पास ज़्यादा पावर होगी तो वो इन्फ्लुएंस ज़्यादा कर पाएगी वहाँ पे, है ना, वहाँ पे गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा काम करने से रोक सकती है, गलत काम करने से रोक सकती है, ठीक है। क्वेश्चनिंग द रूलिंग गवर्नमेंट एंड मेकिंग देम अकाउंटेबल टू द पीपल, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म्स टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो मैंने तुमको कहा वही सब है ना, बट कैनॉट क्रिटिसाइज ईच एंड एवरी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब अभी जो हाल चल रहा है इंडिया का, है ना, वैसा नहीं, है ना, लेकिन गवर्नमेंट ने, जो अपोजिशन पार्टी है ना, उसने सवाल उठाने चाहिए गवर्नमेंट को कि अगर आप ये कर रहे हो, अगर आप ये डिसीजन ला रहे हो तो क्यों ला रहे हो, इससे क्या होगा, इसके बारे में बताओ हमें, है ना। और अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनको क्वेश्चन करना चाहिए कि आप ये गलत कर रहे हो, आपको नहीं करना है ना, आपको नहीं करना ये, ताकि कोई भी गवर्नमेंट पार्टी जो है पार्शियल ना हो जाए, है ना, कोई भी गवर्नमेंट पार्टी पार्शियल ना हो जाए किसी एक इंसान के लिए या किसी एक चीज़ के लिए, ठीक है, ठीक है। बट कैनॉट क्रिटिसाइज ईच एंड एवरी डिसीजन, इसका मतलब यही है कि जब करेंटली इंडिया में चल रहा है कि हर एक डिसीजन जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी ला रही है, जो भी गवर्नमेंट कंट्री की डेवलपमेंट के लिए कर रही है, उस हर एक चीज़ पे सवाल नहीं उठाने, ठीक है, जो भी अपोजिशन पार्टी कर रही है, लेकिन वो सब नहीं करता, ठीक है, वो नहीं करना होता ईच एंड एवरी डिसीजन पे नहीं। अगर कुछ गलत कर रही है तो उन्हें गलत कहो, लेकिन अगर कुछ सही कर रही है ना, जो लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कि कर रही है ना, तो उसमें सही भी करना चाहिए, सही भी बोलना चाहिए, तारीफ भी करनी चाहिए। बेसिकली तारीफ भी करो, बुराई भी करो, जहाँ बुरे हैं वहाँ बुराई करो, जहाँ अच्छे हैं, जहाँ सही है वहाँ तारीफ भी करो, ठीक है। अब देखो, अब ना हमारे वर्ल्ड में, अब हम यहाँ पे वर्ल्ड की बात करें, ठीक है, अब हम यहाँ पे वर्ल्ड की बात करें, पूरे अर्थ की बात करें, हम इंडिया की बात नहीं करें। अब पूरे वर्ल्ड में ना डिफरेंट पार्टी सिस्टम चलते हैं। अब इंडिया में सिर्फ इलेक्शंस नहीं होते, है ना, पूरे वर्ल्ड में हर एक कंट्री में इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो अब हर एक कंट्री में अलग अलग सिस्टम होता है इलेक्शंस करने का, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स होते हैं, एक वन पार्टी सिस्टम होता है, एक 2 पार्टी सिस्टम होता है और एक मल्टीपल पार्टी सिस्टम होता है। जो वन पार्टी सिस्टम होता है ना, इसमें बेसिकली ये समझ लो कि एक पार्टी कंट्रोल करती है और गवर्नमेंट बनाती है। इसका मतलब है एक ही पार्टी इलेक्शन लड़ेगी और एक ही पार्टी जीतेगी और एक ही पार्टी अपनी गवर्नमेंट बनाएगी, बात करो। तो यहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नहीं होती। एग्जाम्पल क्या है, चाइना, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना। एग्जाम्पल क्या है, चाइना, एग्जाम्पल इज चाइना, जहाँ पे एक पार्टी कंट्रोल करती है और एक ही पार्टी अपनी गवर्नमेंट बनाती है, यहाँ पे कोई डेमोक्रेटिक ऑप्शंस नहीं होते। अब सेकंड होते हैं 2 पार्टी सिस्टम, ठीक है। तो इंडिया में 2 पार्टी सिस्टम है नहीं, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। जो तीसरा पार्टी सिस्टम है, ठीक है, 2 पार्टी सिस्टम क्या होता है, जिसमें 2 पार्टीज, ठीक है, आपस में लड़ती है, 2 पार्टी से सिर्फ इलेक्शन लड़ती है, मतलब पार्टी ए एंड पार्टी बी, ये दोनों पार्टी से इलेक्शन लड़ेगी और इन दोनों में से कोई एक गवर्नमेंट बनाएगा, जैसे कि यूएसए एंड यूके, ठीक है, यूएसए एंड यूके इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे है। यहाँ पे 2 पार्टी से सिर्फ लड़ेगी, हाँ, और अपनी जो है इलेक्शंस लड़ेगी और यहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है, इतना ही बात है। मल्टीपल पार्टी सिस्टम जैसे इंडिया, इसका बिगेस्ट एग्जाम्पल इज इंडिया, ठीक है, जहाँ पे सेवरल पार्टीज, बहुत सारी पार्टीज होती हैं, है ना, और वो इलेक्शंस लड़ती हैं और इक्वल चांसेस होते हैं कि वो इलेक्शंस जीत जाए, सबके इक्वल चांसेस होते हैं। अब यहाँ पे तुम लोग कुछ टेक्निकल बात बताता हूँ, देखो आ जाओ, देखो अब अगर इंडिया में पार्टीज लड़ रही हैं तो इंडिया में 2 पार्टीज तो लड़ती नहीं है,
है ना। इंडिया में क्या चल रहा है, इंडिया में चल रहा है, एक सेकेंड, इंडिया में चल रहा है मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया में वर्क करता है मल्टी पार्टी सिस्टम, एम आई राइट। यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज लड़ेंगी। अब सपोज कर लो यहाँ पे पार्टी ए, पार्टी बी, सपोज यहाँ पे पार्टी ए, पार्टी बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, एन, जे, लिटरली मतलब 10 पार्टीज अगर लड़नी है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं आपके लिए, ठीक है, बिकॉज वो आगे का कंसेप्ट आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर कर रहा है, तो इसलिए ये एग्जांपल लेना जरूरी है। देखो अगर बहुत सारी पार्टीज लड़ रही हैं, जैसे पार्टी ए है, बी है, सी, डी, ई, एफ, एन, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ठीक है, 10 पार्टीज लड़ रही हैं और लोग जितने वोट कर रहे हैं, है ना, लोग वोट करने के लिए सिर्फ सपोज करो 50 लोग हैं, 50 लोग हैं, ठीक है, देयर आर ओनली 50 पीपल्स टू वोट, ठीक है, 10 लोग हैं, 50 पीपल्स टू वोट। अब अगर सपोज करो ये 50 लोगों में से ना, 50 लोगों में से ए पार्टी को मिल गए, अब कितने हैं यहाँ पे 10 है, राइट, 10 है, ए पार्टी को 5 वोट मिल गए, बी पार्टी को 5 वोट मिल गए, सी पार्टी को 5 वोट मिल गए, डी पार्टी को 5, ई को 5, जे को 5, सबको 5-5, ठीक है, सबको 5 वोट्स मिले। कौन जीता, कौन जीता यहाँ पे? कोई जीता ही नहीं, कोई जीता यहाँ पे, कोई भी नहीं जीता। क्यों नहीं जीता? क्योंकि सबको 5 वोट मिले यार, किसी को 1 वोट एक्स्ट्रा नहीं मिला। किसी को अगर 1 वोट एक्स्ट्रा मिल जाता तो वो अपनी पार्टी का बना लेता। तो लेकिन 50 लोग ही है, एग्जाम्पल है कि 50 लोग वोट करने जा रहे हैं, जिसमें से 10 पार्टीज हैं, है ना, और सबको 5-5 वोट्स मिल रहे हैं, तो क्या ये वर्क करेगा, है ना। और इतनी सारी पार्टीज हैं, है ना, इतनी सारी पार्टीज, खुद इतनी सारी पार्टीज हैं, लोग इतने सारे, है ना, सब उनको वोट्स करेंगे, है ना, सब अपने अपनी पार्टी को वोट करेंगे, तो ज़रूरी थोड़ी है कि ऐसा जो है किसी एक पार्टी को ही एडवांटेज मिलेगा, सभी पार्टी को इक्वल एडवांटेज मिलेगा। तो इससे तो समझ में नहीं आएगा ना कि किसको हमको बनाना है, किसकी गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है, तो समझ नहीं आएगा। तो इस रीज़न से एक कंसेप्ट आता है जिसको इंडिया में लागू करा गया, जिस कंसेप्ट का नाम है, सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, कोलिशन गवर्नमेंट, कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। क्या कंसेप्ट निकाला इंडिया में? कोलिशन गवर्नमेंट का कंसेप्ट निकाला। बेसिकली ये जो है क्या बोलता है कि इस कंसेप्ट के हिसाब से क्या बनाया जाता है, इस कंसेप्ट के हिसाब से बनता है गठबंधन, जिसको हम लोग गठबंधन कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, लेकिन उसको हम लोग कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हुई, मतलब एनडीपी, एनडीए, यूपीए अलायंसेस बनाते हैं। मतलब जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, जितनी भी पार्टीज हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये सारी ना मिलकर के एक अलायंस बनाती है, ऐसी अलायंस बनाती है, और वो अलायंसेस जो है यहाँ पे इलेक्शंस लड़ते हैं। तो इंडिया बेसिकली ये चलता है। तो इंडिया में कौन सा फंडा चलता है? इंडिया में फंडा चलता है अबाउट कोलिशन गवर्नमेंट का, ठीक है। आगे आते हैं अब इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन क्या? अरे हम सब जानते हैं इलेक्शन कमीशन क्या है। इलेक्शन कमीशन वो है जो एक पार्टी, एक बॉडी है ना, जो कि इंडिया में इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं, है ना, इंडिया में इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं, है ना, इज एन ऑफ इन इंडिया इज एन ऑटोनमस बॉडी व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर होल्डिंग इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया एट डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड नेशनल लेवल्स, ठीक है। गवर्नमेंट स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल दोनों लेवल्स पे जो है यहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट करवाने का काम इलेक्शन कमीशन करता है, ठीक है। अब दो टाइप्स के जो यहाँ पे इलेक्शन होता है ना, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस, है ना, और स्टेट इलेक्शंस, ठीक है, एक रीजनल इलेक्शंस होता है। तो अगर अभी हम लोगों को अगर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी किसी को जीतनी है, ठीक है, मतलब नेशनल पे किसको अपनी पार्टी, गवर्नमेंट पार्टी बनानी है, तो फिर लिखता है क्या क्राइटेरिया है, ठीक है, क्या क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया ये है कि उसके पास ऑलमोस्ट टोटल 6% वोट होने चाहिए लोकसभा इलेक्शन के अंदर, ठीक है। इस चीज़ को समझने की कोई जरूरत नहीं है, इस चीज़ को याद रखना, है ना। कितने होने चाहिए? 6% वोट्स होने चाहिए, 6% वोट्स होने चाहिए इन द लोकसभा इलेक्शंस एंड 6% सी वोट्स होने चाहिए किसमें? असेंबली इलेक्शंस में। 4 स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस में 6% वोट्स होने चाहिए, तो ये कितने? 6% वोट होने चाहिए, और 6% वोट्स ही होने चाहिए किसमें? लोकसभा इलेक्शन, ठीक है, 6% आता था। या फिर अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है तो एटलीस्ट 4 सीट्स जीतनी होगी लोकसभा इलेक्शन के अंदर, ठीक है, एटलीस्ट 4 सीट्स जो है यहाँ पे होनी चाहिए लोकसभा इलेक्शंस के अंदर, ठीक है। और अगर रीजनल पार्टी की बात करें जो कि स्टेट पार्टीज होती है, इसके लिए क्या है? इसके लिए भी सेम ही है, ठीक है, 6% वोट होने चाहिए किसमें? स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस के अंदर, ठीक है। और वो भी नहीं है तो एटलीस्ट 2 सीट्स जीत जाओ, बस होगा, ठीक है। तो हमने क्राइटेरिया पढ़ लिए। अब यहाँ पे इंडिया में बहुत अलग अलग टाइप्स के हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लिस्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल पार्टीज है, ठीक है, नेशनल पार्टीज बहुत है, नेशनल पार्टीज, रीजनल पार्टीज, दोनों पार्टीज हैं इंडिया के अंदर। लेकिन तुम्हें याद कैसे करना है? बिकॉज तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत कुछ, इतना सब कुछ याद करना है नहीं, याद करना टाइम ही नहीं है। क्या याद करना है? तुम्हें सिर्फ उस पार्टी का सिंबल याद कर लेना, ठीक है, क्या उसका सिंबल क्या है ना, और वो कब बनी थी, उसका डेट ऑफ फॉर्मेशन एंड उनकी आइडियोलॉजी याद है ना, वो उन्होंने जो पार्टी बनी थी वो क्या सोच के बनी थी, ठीक है। बढ़ते हैं पहली पार्टी की बता रहा हूँ, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि पहली पार्टी थी, है ना, पहली पार्टी, फिर तो ओल्डेस्ट पार्टी थी हमारी इंडिया की, है ना, जो कि कांग्रेस पार्टी है। इनका सिंबल क्या है? हैंड, ठीक है, इनका सिंबल क्या है? हैंड, तो याद रखना इनका सिंबल है हैंड, सिंबल अगर हैंड है ना। और कब बनी थी? 1885 में, कब बनी थी? 1885 में। और इनकी आइडियोलॉजी क्या थी? है ना, इट इज अ सेक्युलर पार्टी व्हिच सपोर्ट्स सेक्युलरिज्म एंड वेलफेयर, मतलब जो कि सेक्युलरिज्म एंड वेलफेयर सपोर्ट करती है। ये एक ऐसी पार्टी थी, 1885 में बनी थी, और इनका सिंबल था हैंड, हाथ, ठीक है। फिर आती है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जो कि एनसीपी थी, एनसीपी। इसका क्या है? इसका है क्लॉक, इसका सिंबल क्या है? क्लॉक है। बनी कब थी? 1999 में। कहाँ से बनी थी? स्प्लिट फ्रॉम कांग्रेस पार्टी, मतलब कांग्रेस पार्टी से भी जो है जुड़ गई है
एनसीपी हमारी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बनी थी 1999 में, ठीक है। और ये क्या इनकी आइडियोलॉजी क्या है, प्रमोट्स डेमोक्रेसी एंड गांधीयन सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म में एंड गांधीयन सेक्युलरिज्म में बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन अब तुम्हें वो पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, वो तुम कभी आगे पढ़ लेना, ठीक है। अभी तुम्हारे लिए वो जरूरी नहीं है। बस इतना रहना कि जो हमारी एनसीपी है वो गांधीयन सेक्युलरिज्म फॉलो करती थी, और लेकिन हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो सिर्फ सेक्युलरिज्म फॉलो करती थी, है ना। और यहाँ पे एनसीपी डेमोक्रेसी प्रमोट करती थी, वो सेक्युलरिज्म प्रमोट करते हैं, ठीक है। एंड जो यहाँ पे वेलफेयर प्रमोट करता है। देन आती है हमारी भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, जिसका जो है सिंबल क्या है, लोटस, ठीक है, जिसका सिंबल लोटस है ना। और ये कब बनी थी, 1980 में, 1980 में बनी थी। और इनका जो है आइडियोलॉजी क्या थी कि प्रमोट कल्चरल नेशनलिज्म, जिस हिंदुत्व, ठीक है, नेशनलिज्म को प्रमोट करने का, कल्चरल नेशनलिज्म है ना, जो हमारे कल्चर है उसको प्रमोट करने का काम करती है। हाँ, ये आपकी आइडियोलॉजी थी, ठीक है। इनका सिंबल था लोटस एंड 1980 में बनी थी। इसको याद करना पड़ेगा, समझने की कोई ये है नहीं, है ना, इसको याद करना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का है बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, ओके। तो बहुजन समाज पार्टी का सिंबल क्या है, एलिफेंट, है ना, इनका सिंबल एलिफेंट है। और एक कब बनी थी, 1984 में, 1984 में बनी थी, है ना। उनका आइडियोलॉजी क्या थी, सीक्स टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर फॉर द बहुजन समाज, दलित, आदिवासीज, ओबीसीज एंड नेशनल रिलीजियस माइनॉरिटीज। तो इनका बेसिकली आइडियोलॉजी थी, बहुजन समाज पार्टी की आइडियोलॉजी ये थी कि वो रिप्रेजेंट करें, है ना, और उन पावर मिल सके बहुजन समाज को, है ना, जो बहुजन समाज डिजर्व करता है उन्हें वो पावर मिल सके, जैसे कि दलित है, आदिवासीज हैं, ओबीसीज हैं, रीजनल माइनॉरिटीज हैं, उन्हें वो पावर मिल सके। इसके लिए बनी थी बहुजन समाज पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टीज ऑफ इंडिया, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टीज ऑफ इंडिया, इनका क्या है सिंबल, इनका है ईयर्स ऑफ कॉर्न एंड अ सिकल, ठीक है। इसको याद रखना, सिकल किसको कहते हैं, हम लोग सिकल इसको कहते हैं। देखो ये तुम्हारा सिकल, अरे रुक जा, देखो ये तुम्हारा सिकल है, दिख रहा होगा, अब देखो ये सिकल है, ये चीज़ है, ये नीचे चीज़, ये नीचे जो चीज़ है ना, ये जो नीचे चीज़ है, ये हाथ है यहाँ पे, ये सिकल है, ठीक है। और ये कौन है, कौन मक्का, कौन, ठीक है, कौन है, ओके। तो ईयर्स ऑफ कॉर्न एंड सिकल, हाँ, ये कब फॉर्म हुई थी, इन 1925 एंड इनका आइडियोलॉजी थी, बिलीव इन मार्क्सिज्म, लेनिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। के बाद यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, ठीक है, CPIM, इसका सिंबल क्या है, हैमर, सिकल एंड स्टार, ठीक है। उसका क्या था, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टीज ऑफ इंडिया, CPI का कौन विद सिकल, एंड कम्युनिस्ट पार्टीज ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का क्या है, हैमर है, ठीक है, एक हैमर आएगा, देखो ऐसा हैमर है, ठीक है, उसके साथ एक स्ट्रोक है, एक सिकल है, एंड एक छोटा सा स्टार है। थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, लेकिन इसको तुम एक इमेज ले लेना, इस इमेज को देखना तुम्हें समझ में आएगा। फिर फॉर्म्ड 1964, स्प्लिट फ्रॉम CPI, ठीक है। अब ये CPI से स्प्लिट हुई है ना, CPI के अंदर से बनी हुई है 1964 में। बिलीव इन मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म, प्रो चाइना इन 1962 वॉर। ऑल इंडिया तमिल कांग्रेस, TMC हम सब जानते हैं, ठीक है, TMC अब तो रिसेंटली जानते ही हैं। ऑल इंडिया तमिल कांग्रेस, इनका क्या है सिंबल, फ्लावर्स एंड ग्रास, क्या है, ये फ्लावर्स आएंगे, ठीक है, और नीचे ग्रास है, ओके। कब बनी थी, 1998 में। सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म को जो यहाँ पे प्रमोट करती है, आइडियोलॉजी है। अब कुछ स्टेट पार्टीज के नाम भी जान लेते हैं यार, है ना। लिस्ट ऑफ स्टेट पार्टीज ऑफ इंडिया, तो वो दिया नहीं है, स्टेट पार्टीज ऑफ इंडिया तुम्हारे एनसीआर में नहीं होंगे, अगर होंगे तो एक बार पढ़ लेना तो समझ में आ जाएंगे। उसको याद ही करना तुम लोगों को, बेसिकली उनके सिर्फ सिंपल याद करना है ना, किस दिन पे वो बनी थी, डेट एंड उनकी आइडियोलॉजी क्या है, बस। अब पॉलिटिकल पार्टी है, तो इन पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ चैलेंजेस भी फेस करने होंगे, है ना। तो इन चैलेंजेस क्या है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी वेयर पावर लाइज इन फ्यू हैंड्स। अब जो पार्टीज है, इन पार्टीज के अंदर भी डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। कोई यहाँ पे अपने आप को, किसी को पार्शियलिटी मिल रही है ना, कोई अपने आप को बड़ा मान रहा है, कोई अपने आप को जो है यहाँ पे बहुत बड़ा मान रहा है ना, सबसे अलग मान रहा है। तो यहाँ पे इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, इंटरनल भेदभाव नहीं है ना, एकता नहीं है पार्टीज के अंदर ही, ठीक है। डायनेस्टिक सक्सेशंस मींस नेपोटिज्म इज कॉमन इन मेनी पॉलिटिकल पार्टीज, मैनी पॉलिटिकल पार्टीज में नेपोटिज्म जो है यहाँ पे बहुत बड़ा रोल, नेपोटिज्म एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए क्या करेंगे, उनके कोई फैमिली मेंबर या फिर उनका कोई रिलेटिव उसको ही पार्टी में लेंगे, ठीक है। तो नेपोटिज्म पे चलता है, ओके। वेयर वन पार्टी प्ले डोमिनेटिंग रोल इन पार्टीज डिसीजंस मेकिंग प्रोसेसेस, ठीक है। इंक्रीजिंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पार्टीज, मतलब कि यहाँ पे जो है यहाँ पे गुंडागर्दी एंड पैसों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल, तुम हम सब जानते हैं, ठीक है। पार्टीज डू नॉट ऑफर मीनिंगफुल चॉइसेस टू वोटर्स बिकॉज देयर इज अ लेस आइडियोलॉजी डिफरेंसेस अमंग द पार्टीज, ठीक है। अब कुछ मीनिंगफुल चॉइसेस, जैसे कि अब कोई पार्टी वोटर्स को कुछ ऐसी चीज़ बताएगी, ऐसी चीज़ बोले, कुछ ऐसे बेनिफिट्स दे जिससे वोटर उन्हें वोट करे, ठीक है। अब यहाँ पे आइडियोलॉजी सबकी सेम ही बन चुकी है, ठीक है। अब जितनी पार्टीज हैं वो सारे एक ही काम करने के पीछे पड़ी हुई है, ठीक है। अब कुछ कोई नया, कुछ मीनिंगफुल चीज़ें लेके आ रहे है ना, कि कोई अगर कुछ हट के बोले, कोई पार्टी अगर अलग कुछ बोले कि अगर आप मैं वोट करोगे तो कुछ अलग सा हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो। अब उसका एग्जाम्पल तो मैं ले नहीं सकता, लेकिन कोई समझ जाओ यहाँ पे, ठीक है। अब बेसिकली हर पार्टी तो एक ही बात करती है कि अगर आप हमें वोट करोगे तो हम इंडिया का डेवलपमेंट करेंगे, आप जो है आपके एरिया का डेवलपमेंट करेंगे, एरिया में स्कूल्स बन जाएंगे, हॉस्पिटल्स बन जाएंगे, है ना, सरकारी हॉस्पिटल्स बनेंगे, सरकारी स्कूल्स बनेंगे, बिजली फ्री हो जाएगी। तो ये बेसिकली सारे कॉमन ही हो चुके हैं, ठीक है। रिफॉर्म्स इन पॉलिटिकल पार्टीज, अब यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज में डिफिकल्टीज तो आती है, लेकिन इन डिफिकल्टीज को फेस कैसे कर सकते हो, या फिर इस डिफिकल्टीज को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, इसके लिए एक अमेंडमेंट निकाला गया है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट निकाला गया, क्या, मेक एंटी डिफेक्शन लॉ टू प्रिवेंट इलेक्टेड MLA एंड MPs फ्रॉम चेंजिंग देयर पार्टीज। इसका मतलब है जो भी पार्टी जीती है ना, उसके जो MLA हैं और MPs जो है वो चेंज नहीं कर सकते, है ना, छोड़ के जा नहीं सकते, ठीक है। मेक एंटी डिफेक्शन लॉ, तो कौन सा लॉ निकाला गया था यहाँ पे,
एंटी डिफेक्शन लॉ टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलए फ्रॉम चेंजिंग देयर पार्टीज। मतलब अब जो भी एमएलए या एमपीज जीत जाते हैं, है ना, अपने एरिया में, वो क्या करते हैं, पार्टीज बदल देते हैं। लेकिन अब रूल ऐसा है कि आप पार्टी बदल नहीं सकते। और उसी के साथ साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, ये कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से है। अब सुप्रीम कोर्ट भी आगे आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऑर्डर पास कर दिया। क्या ऑर्डर पास किया? इट इज मैंडेटरी फॉर कंटेस्टिंग कैंडिडेट टू फिल एफिडेविट गिविंग डिटेल्स अबाउट देयर प्रॉपर्टीज एंड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग ऑन देम। मतलब जितने भी कैंडिडेट्स अभी खड़े रहेंगे ना इलेक्शन के लिए, उनको पहले तो अपना पूरा का पूरा विवेक कुंडली देनी पड़ेगी, है ना, वो एक एफिडेविट देना पड़ेगा जिसमें उनके नाम पे जितनी प्रॉपर्टीज हैं या फिर उनके नाम पे, है ना, उनकी तरफ से जितने भी क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, है ना, जितने भी क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, वो सारी लिस्ट उन्हें बतानी पड़ेगी। ठीक है, और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे नहीं था, है ना, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन भी आ गया, उन्होंने भी एक ऑर्डर पास कर दिया। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट निकला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया। सुप्रीम कोर्ट यहाँ रुका नहीं, इलेक्शन कमीशन भी आ गया इसमें, उसने भी एक ऑर्डर पास कर दिया। उन्होंने क्या बोला, इट इज नेसेसरी फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर इंटरनल इलेक्शंस एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। मतलब क्या, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो डेमोक्रेसी नहीं बच रही है ना, उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज को अपने अंदर एक अलग से इलेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी इलेक्शन चलेंगे, है ना, उनके अंदर के इलेक्शंस। ठीक है, ताकि वहाँ पे डेमोक्रेसी मेंटेन रहे उनकी पार्टीज के अंदर, और उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तुम समझ रहे हो इनकम टैक्स रिटर्न क्यों, है ना, हमने सबने मूवीज देखी है। ठीक है, अब और कुछ रिफॉर्म्स बोले गए यहाँ पे, बताया गया कि कुछ ये और कुछ तरीके आप ले सकते हो यहाँ पे जो है पॉलिटिकल पार्टीज को जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उस चैलेंजेस से हटने के लिए, चैलेंजेस ना हो। ठीक है, अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट इंटरनल अफेयर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। एक लॉ बनाना चाहिए ताकि जितने भी इंटरनल अफेयर्स चल रहे हैं, जितने भी इंटरनल चल रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, वो सारे के सारे जो है उन्हें सॉल्व करा जाए। ठीक है, उसके साथ साथ 1/3 ऑफ द टिकट जो है लड़कियों को, वुमेन्स को भी देने चाहिए। ठीक है, ऑल्सो स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। ठीक है, ठीक है, इतना ही था। ठीक है, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन इतना ही था। और इसी के साथ साथ यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे हमारे चैप्टर को एंड लग चुका है। ठीक है, इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म हो चुका है। ये बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर था, मैंने बस तुम्हारे लिए पॉइंट्स लेकर आए हैं। इस पॉइंट्स के अंदर और भी तुम्हारे एनसीईआरटी में एक्सप्लेन करा गया। ठीक है, लेकिन वो इतना टाइम नहीं है आपके पास कि अब आप इसको डिटेल में समझने लो। अब आपको क्या करना पता है, ये लेक्चर के बाद ना आपको बस एनसीईआरटी रीड करनी है भैया। देखो देखो तो सुनो, अब सिर्फ ना एनसीईआरटी रीड करो, उससे ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं करना, है ना। तुम सोच रहे हो कि तुम पूरी एनसीईआरटी रीड भी करोगे, हर एक लाइन को समझने की कोशिश करोगे, या फिर तुम डिटेल लेक्चर देखोगे जो 1 या 2 घंटे के लेक्चर्स होते हैं वो देखोगे, तो बिल्कुल नहीं चलेगा। है ना, बात सुनो, बस समझो मेरी। 20 से 30 मिनट से तुम्हें रिविजन लेक्चर मिलेगा, उन्हें तुम बस देखो, हमारे चैनल आते रहेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा आपके सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी का लेक्चर आएगा। अब वो लेक्चर हमने अपने चैनल पर नहीं करवा रहा है, तो वो लेक्चर आपको डिटेल में मिलेगा, तो क्या पूरी एनसीईआरटी कवर कर लेगा। ठीक है, तो आपको उस पर देखने के लिए अगर आपने वो चैप्टर बिल्कुल नहीं किया तो आप वो लेक्चर देख सकते हो, है ना, आपको मिल जाएगा वो लेक्चर बहुत जल्दी हमारे चैनल पर आएगा। बाकी पूरी पूरी प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है सोशल के लिए एंड अदर साइंस के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाकर देख कर सकते हो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड दी एंड। चलिए।